नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब एनी जो कि पैराशूट पर आती है और वो यहाँ पर रेखा मूर्ति को बचा लेती है। तो इधर अब तक स्वाति और रोहित ये दोनों भी अब भूमिका और निखिल को बचाने के लिए चले जाते हैं। इधर रोहित के विला में चिराग ने राहुल को भी आजाद कर दिया था और राहुल अब टेबल पे से अब रखे हुए खंजर को उठाकर कहता है, कहाँ है वो बुढ़ा जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और ये सुनते हुए ही अब यहाँ पर चिराग कहता है, चलिए मेरे साथ सर, मैं आपको उस बुढ़े से मिलवा ही देता हूँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो, क्योंकि आपने सच में बहुत इंतजार किया है ना सर। तो चलो आइए, अब आप पूरी तरह से आजाद हैं। चिराग की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर राहुल कहता है, ठीक है चलो, मुझे भी बस बेसब्री से उस बुढ़े से मिलने का इंतजार है। और यहाँ पर ये कहते हुए ही यहाँ पर राहुल चिराग के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर चिराग और राहुल दोनों ही सीधा ही एलिवेटर की तरफ बढ़ जाते हैं। और अब यहाँ पर जब वो दोनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं तो अब यहाँ पर चिराग नीचे बेसमेंट के बटन को प्रेस कर देता है और कुछ ही मिनटों में वो वहाँ पर बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों जैसे ही अब बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर अब धर्मराज मारवा अब अपने हाथ और पैर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि धर्मराज मारवा के हाथ और पैरों को दोनों को बांध कर उन्हें यहाँ पर रखा गया था ताकि वो यहाँ पर अपने आप को आजाद न करा पाए। लेकिन जब वो यहाँ पर काफी कोशिश कर रहे थे अपने हाथ और पैरों को खोलने की, तभी उनकी नजर सामने राहुल पर जाती और वो कहते हैं, कौन हो तुम? रोहित या राहुल? ये सुनते ही राहुल अब अपने हाथ में खंजर को लेकर आता है और वो अब धर्मराज मारवा के एकदम ही पास आ जाता है और अब वो अपने खंजर को उस धर्मराज मारवा की गर्दन पर लगा देता है और कहता है, मन तो कर रहा है कि तुझे अभी ही जान से मार दूं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, जिसे अब मैं दोबारा वापस नहीं पा सकता। तुम्हारी ही वजह से आज मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, वो तुम नहीं कर सकते हो। और ये कहते हुए ही अब वो गुस्से में राहुल को देखने लगते हैं। और अब वो यहाँ पर राहुल को देखते हुए ही कहते हैं, देखो तुम मुझे मार तो नहीं सकते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम मेरी मदद कर दो, तुम्हारी जान बच जाएगी, क्योंकि अगर तुम मेरी मदद यहाँ से निकलने में कर सकते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। अदरवाइज जो हाल मैं यहाँ पर बाकियों का करूँगा वो हाल तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए अब या तो तुम मेरे ऑफर के बारे में सोच सकते हो या फिर जब जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें भी अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, अरे ओए बुड्ढे, पहले तू अपनी जान तो बचा ले, क्योंकि यहाँ पर खुद तुम्हारी जान के ऊपर मेरा चाकू मंडरा रहा है और तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी। अरे खुद तुम्हारी जान खतरे में है और तुम मुझे ऑफर दे रहे हो मेरी जान बचाने की, सच में एनीवे नाइस एटीट्यूड, हाँ। और ये कहते हुए ये भी यहाँ पर अब धर्मराज मारवा राहुल की बातों को सुनते हुए कहते हैं, देख लड़के, खामोश कर ले, लेकिन तू अभी कोशिश कर ले, लेकिन हाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम ऐसा करो, तुम मुझे मारकर ही देख लो। इधर उस बूढ़े का इतना ओवर कॉन्फिडेंस देखकर अभी यहाँ पर ये सुनते ही राहुल कहता है, वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और ये कहते हुए ही राहुल अब धर्मराज मारवा के हाथ पर अब उस चाकू से कट लगा देता है। जैसे ही यहाँ पर राहुल ने धर्मराज मारवा के हाथ पर एक कट लगाया तो उस कट की वजह से यहाँ पर धर्मराज मारवा के हाथ से अब खून निकलने लगता है और अब वो यहाँ पर अब एकदम से उनके मुंह से चीख निकली, क्योंकि ये कट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। और इससे अब धर्मराज मारवा, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, तो वो उस खून को रोक भी नहीं पा रहा था, वो बस उसे ही देख रहा था। और इधर क्योंकि उसके ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा था
कि राहुल ने उसके ऊपर अब सच में अटैक कर दिया था। इसलिए वो राहुल को गुस्से में कहता है, तुम एक बुज़दिल हो। अरे हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ पैरों को खोल कर देखो, फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। इस तरह बुज़दिल की तरह तो कोई भी वार कर सकता है। अब यहाँ पर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, वो आप हैं। यह राहुल की इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, देखो तुम मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं और तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, तो इसे तुम बुज़दिल नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। अगर तुम्हारे में इतनी ही हिम्मत है तो तुम एक बार मेरे हाथ पैरों को खोल कर देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे कैसे मार पाते हो। क्योंकि यहाँ पर धर्मराज मारवा राहुल को ये सब कहकर राहुल को उकसा रहे थे कि ताकि राहुल कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी कर दे जिससे कि राहुल उसे उसके हाथ पैर खोल दे। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, दादाजी मुझे अब 5 साल वाला राहुल मत समझिए। वो राहुल जिसमें उस समय शायद कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, वो उस समय आपकी बातों को इतना नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अब मैं वो 5 साल का राहुल नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि मिस्टर धर्मराज मारवा की कन्विंसिंग स्किल कितनी अच्छी है। इसलिए अभी आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किल के बारे में तो मैं बखूबी जानता हूँ। आप यही चाहते हैं ना कि आप मुझे ऐसे उकसाएंगे और मैं आपके हाथ पैर खोल दूंगा और मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लूँगा। अब की बार आपकी ये स्किल मेरे सामने काम नहीं कर पाएगी। सो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि धर्मराज मारवा ने सोचा था कि जिस तरह से वो अपनी स्किल की वजह से सबको अपने कन्विंस कर लेता था, उसने सोचा कि शायद राहुल अभी उसकी ने बातों में आ जाएगा कि वो उसे बुज़दिल कहेगा, तो वो भी यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखाने की वजह से कोई ऐसी गलती करेगा जिससे वो उसके हाथ पैर खोल देगा और फिर वो सीधा ही राहुल के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब उसे अपना ये प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए धर्मराज मारवा अब घूर घूर कर राहुल की तरफ ही देखने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पर ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उस पुरानी फैक्ट्री के ऊपर आसमान में अब अपने चौपर में बैठे हुए अफसर जी कहते हैं, तुम कुछ करोगे नहीं, यहाँ बैठे बैठे तमाशा ही देखोगे क्या। अरे अगर तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे तमाशा ही देखना था तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे, क्यों बेफालतू में अपना भी समय बर्बाद किया और मेरा भी। सर जी की इस बात पर अब उनका साथी जो कि उनके साथ आया था, अब वो कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अरे तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि तुम इतनी जल्दी रिजल्ट पर पहुंच जाते हो। हाँ, पहले थोड़ा सा धैर्य रखो। अरे पहले ये तो देखो कि रिजल्ट क्या आ रहा है, उससे पहले ही। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उससे पहले ही अपना धैर्य खोकर तुम तो ये सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो। तुम जानते भी हो। हाँ, और क्या तुम्हें और मुझ में क्या फ़र्क है। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की। हाँ, सिर्फ एक यही फ़र्क है। अब अपने उस साथी की ये बात सुनते हुए अब सर जी कहते हैं, कहना क्या चाहते हो, क्या फ़र्क है हम दोनों में। हाँ, क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। इस बात पर अब उसका साथी जवाब देते हुए कहता है, तुम दुश्मनों के साथ फिजिकल फाइट करते हो और मैं मेंटली। क्योंकि तुम्हें बस फिजिकल फाइट में मजा आता है, लेकिन मुझे उनके दिमाग के साथ खेलना आता है। पहले अपने दुश्मनों को दिमाग से कमज़ोर करो, उसके बाद ही तो वो फिजिकली कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि जब उनका दिमाग कमज़ोर होगा तो उनका शरीर तो अपने आप ही जवाब दे जाएगा। अब अपने साथी की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, क्या प्लान है तुम्हारा। अरे बातें तो तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने सच में ऐसा कोई प्लान भी बनाया है, या जस्ट ये बड़ी बड़ी बातें ही यहाँ पर फेंक रहे हो। सर जी की इस बात पर अब वो आदमी कहता है, जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हें जल्द ही इसके बारे में प्लान भी पता चल जाएगा और उसका रिजल्ट भी। और ये कहते हुए ही वो आदमी अब अपने चॉपर में लगे हुए अब यहाँ पर एक बटन को प्रेस कर देता है। जैसे ही यहाँ पर अब इस बटन को प्रेस करता है तो उसके चॉपर में से अब यहाँ पर स्मोक रिलीज होने लगता है।
तो वहीं अब तक वो आदमी कहता है, देखो मैंने चोपर मंगवा लिया है, यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूँगा, लेकिन हाँ तुम अभी ऐसा करो, तुम अभी गुलेरिया हाउस के लिए निकलो और वहाँ जाकर नेत्रा और देवराज को लेकर हिमालय रीजन में आओ, क्योंकि यहाँ के लिए तो मैं ही इनफ हूँ और मैं अभी यहाँ पर। उसने इतना ही कहा था कि अफसर जी कहते हैं, आप आकाश और आलिशा को वहाँ पर लेकर आइए। देखो ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मैं गुलेरिया हाउस जाकर नेत्रा को और उस देवराज गुलेरिया को लेता हूँ। इन दोनों बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है यहाँ कर इन दोनों ने सच में हमारा काम ही कितना आसान कर दिया है, क्योंकि देखो हमारा तो टारगेट सबसे पहले ही था कि हमें राजीव और करण गुलेरिया के बच्चे चाहिए, और देखो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि यहाँ पर आलिशा और आकाश ये दोनों तो पहले ही यहाँ पर हमारे सामने आ गए इनके पीछे, और फिर जब हम इन दोनों को पकड़ लेंगे तो इनके पीछे आएगी वो स्वाति मल्होत्रा की बेटी, क्योंकि देखो जब हम इन्हें ले लेंगे तो वो तो ज़रूर अपने भाई बहन को बचाने के लिए आएगी। बस फिर क्या है, हमारा काम तो और भी आसान हो जाएगा। बस अभी हमें अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। इधर उसकी इस बात पर अफसर जी कहते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ये सुनते ही वो उसका साथी कहता है, क्या दिमाग में आया है तुम्हारे? इस बात का जवाब देते हुए अफसर जी कहते हैं, क्यों ना हम उस अनिका को भी वैसे ही मौत दें जैसी मौत हमने रानी अवंतिका को दी थी। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, वैसे तुम्हें याद है ना कि उसे अवंतिका ने तुम्हारी मौत कैसे डिसाइड की थी? क्या तुम अपनी उस मौत के बारे में भूल गए हो? इस बात पर अफसर जी कहते हैं, वैसे तुम्हें भी याद है ना कि मैंने राजमहल में उस अवंतिका के साथ क्या किया था? अरे वो होती कौन है मेरी मौत को डिसाइड करने वाली? अगर वो इतनी ही डिसाइड करने वाली थी तो उस समय वो अपनी जान को बचा सकती थी, तो क्यों वो अपनी जान को हम लोगों से बचा नहीं पाई? हाँ, और इतना ही नहीं, उस कुलदेवी के मंदिर में भी मैंने ही उसे मारा था। अरे अगर वो इतनी ही भविष्यवाणी करने वाली थी जो हम लोगों की मौत को डिसाइड कर रही थी, तो वो खुद को भी तो बचाती ना। ये तो उसकी कोई भी बात सच्ची नहीं है। वो कौन होती है हमारी मौतों को डिसाइड करने वाली? ये हम अमर हैं, क्योंकि बस एक बार हमारे हाथों में वो अमर बूटी लग जाए, उसके बाद तो इस दुनिया पर हमारा राज होगा। अब ये सुनते ही अब वो आदमी कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? इस बात पर अफसर जी कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे हमें क्यों शर्म आए बताओ। हाँ, इस बात पर अब वो आदमी कहता है, ये कि बाद में याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो हमारे आदमियों के साथ जाओ, क्योंकि अभी हमें अपने काम को अंजाम देना है। ये जब फुर्सत में बैठेंगे तो तब मैं तुम्हें बारीकी से सब कुछ याद दिलाता हूँ। इसलिए अभी के लिए तो तुम गुलेरिया हाउस निकलो, और हाँ, अपने भाई और बहन को बचाने के लिए यहाँ पर फिर अनिका गुलेरिया जरूर आएगी। और हाँ देखो, याद रहे कि तुम्हें इस बार भी उनके साथ फाइट नहीं करनी है। अपनी ताकत अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए, इससे वो और भी ताकतवर बनते हैं। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी ताकत का पता चल गया तो फिर तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उन्हें कौन सी स्किल के साथ तुम्हारे साथ फाइट करनी है। अपने उस साथी की ये बात सुनते ही यहाँ पर सर जी कहते हैं, मेरी संगत का असर अच्छा हुआ है हाँ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये सब तो मेरी बातें हैं। और देखो ना समय कि अब तुम ये बातें मुझे ही बता रहे हो। हाँ, लगता है मेरी संगत से तुम भी मेरे जैसे ही बनते ही जा रहे हो। सर जी की ये बात सुनते ही अब वो आदमी कहता है, चुप अपनी बकवास को बंद करो और अपना काम करो, क्योंकि तुम सच में कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगे हो। अभी इन सब चीज़ों को छोड़ो और जाकर अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ, उस देवराज गुलेरिया को लेकर आओ, क्योंकि कम से कम हमारा एक साथी तो अभी वहाँ पर नेत्रा की आंखों के सामने है, इसलिए वहाँ पर से नेत्रा को लाओ और साथ के साथ उस देवराज गुलेरिया को। उसके बाद हम देखते हैं, बस एक साथी तो हमारा मिल जाए तो बस धीरे धीरे इन दोनों को यहाँ पर आलिशा को और आकाश को किडनैप करने के बाद फिर तो हम उन बाकी के 3 को भी आज़ाद करा ही लेंगे।